अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम डिसोसिएटिव डिसऑर्डर्स आज स्टार्ट कर रहे हैं। सी व्हाट इज डिसोसिएशन। आज हम इसमें सिर्फ एक शॉर्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज डिसोसिएटिव एमनीजिया। बाकी डिटेल्स इसके जो फर्दर टाइप्स है वो इंशाल्लाह हम ट्यूसडे के लेक्चर में कवर करेंगे। तो एक बेसिक कॉन्सेप्ट के डिसोसिएशन क्या है और ICD-10 में इस क्लासिफिकेशन में कौन से डिसऑर्डर्स इंक्लूड किए गए हैं। First, let's see what is dissociation. नॉर्मली हम जो कुछ सोचते हैं, हमारे जो भी देखिए थॉट्स होते हैं, उन्हीं थॉट्स के बाद हमारे इमोशंस सेट होते हैं। आप खुश रहेंगे, खुश नहीं होंगे, आपकी जो भी थॉट्स होंगी उसी के मुताबिक आपके इमोशंस सेट होते हैं। इन इमोशंस के मुताबिक हम कोई एक्ट करते हैं, कोई बिहेवियर शो करते हैं। जिस तरह के हमारे थॉट्स होते हैं उसी तरह के इमोशंस सेट होते हैं और उसी तरह का हम बिहेवियर शो करते हैं। और वो एक्ट करते हुए यानी बिहेवियर शो करते हुए हमें सराउंडिंग की परसेप्शन होती है, अवेयरनेस होती है कि सराउंडिंग की अवेयरनेस होना, सराउंडिंग की अवेयरनेस होना, ये है परसेप्शन। और साथ ही हम भी जो भी कुछ करते हैं हमेशा हम कॉन्शियस रहते हैं, हम एक स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस में होते हैं। वी आर ओरिएंटेड टू टाइम, प्लेस, पर्सन कि हम कहाँ हैं, लोग कौन है और हम क्या एक्ट कर रहे हैं। सो वी आर ऑलवेज मोस्टली कॉन्शियस, इन स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस। हम जो भी एक्ट कर रहे होते हैं हमें अपनी आइडेंटिटी याद होती है कि मैं कौन हूँ और क्या कर रहा हूँ। और जो कुछ हम करते हैं हमें उसकी मेमोरी रहती है। अब ऐसा नहीं हो सकता कि आप सबके सामने जाकर आग लगाएं और कुछ ही लम्हात में आप कहें कि मुझे तो याद ही नहीं कि मैंने आग लगाई। आप एक क्राउड के सामने चीखे चिल्लाए गालियां दें और आप कुछ ही देर के बाद आप कि मैंने कुछ किया ही नहीं है, मुझे याद ही नहीं है। आप जो भी कुछ करते हैं उसकी आपको या मेमोरी रहती है। तो अब तक ये पॉइंट्स दोबारा मैं रिपीट करता हूँ। अब फिलहाल हम सिर्फ डिसोसिएशन का कंसेप्ट पढ़ रहे हैं। हमारे जिस तरह के थॉट्स होते हैं उसी तरह के इमोशंस सेट होते हैं और उन इमोशंस के मुताबिक हम बिहेवियर शो करते हैं या कोई एक्शन शो करते हैं। और ऐसा शो करते वक्त, बिहेव करते वक्त, कोई एक्शन शो करते वक्त हमें बाहर की अवेयरनेस होती है, मीन्स हमारे परसेप्शंस इंटैक्ट होते हैं, हम कॉन्शियस होते हैं, वी आर ओरिएंटेड टू टाइम, प्लेस एंड पर्सन। हमें अपनी आइडेंटिटी याद रहती कि मैं कौन हूँ और साथ ही हम जो भी कुछ करते हैं हमें उसकी मेमोरी होती है, हमें याद रहता है कि हम क्या करने वाले, हमने क्या किया था। और जितना सिग्निफिकेंट लाइफ इवेंट होगा उतना ही मैं एक्सपेक्ट करते हैं कि वो चीज़ आपको याद रहेगी। तो ये जो कंपोनेंट्स है आपकी पर्सनैलिटी के, ये आपस में बहुत ज़्यादा इंटीग्रेटेड है। आपकी कॉन्शियसनेस परसेप्शन के साथ, आपकी परसेप्शन आपकी आइडेंटिटी के साथ, आपकी आइडेंटिटी आपकी मेमोरी के साथ और आपकी मेमोरी अगेन आपकी कॉन्शियसनेस के साथ, ये सारे के सारे आपस में बहुत ज़्यादा इंटीग्रेटेड है। दे आर लिंक्ड टुगेदर, दे आर एसोसिएटेड। अब अगर ऐसा हो कि आपको एकदम से आपकी परसेप्शन काम ना करे, आप कहें कि मैं परसीव नहीं कर रहा कि सराउंडिंग्स क्या है, कुछ भी आपको रियल नहीं लग रहा सराउंडिंग में, आपकी परसेप्शन काम करना छोड़ दे, तो क्या हो जाएगा? आपकी परसेप्शन
अलग हो जाएगी, डिसोसिएट हो जाएगी, डिसइंटीग्रेट हो जाएगी। या अगर ऐसा हो कि ऑल ऑफ अ सडन आप कहें कि मैं तो डॉक्टर सुल्तान नहीं हूँ, मैं कोई और हूँ। आप किसी और की तरह की बातें करने लगे, किसी और की तरह बिहेव करने लगे, किसी और की तरह के इमोशंस शो करने लगे, आपकी वही आइडेंटिटी ना रहे, अकेले क्या हो जाएगा, या डिसोसिएशन हो जाएगी, चीजें डिसइंटीग्रेट हो रही। नॉर्मली मैंने आपसे कहा ये सारी चीजें एसोसिएटेड होती है, आपस में लिंक्ड होती है, इंटीग्रेटेड होती है। अगर ये अलग हो जाए तो डिसोसिएशन या डिसइंटीग्रेशन। आपको एकदम से आप कहे कि मैं फला बंदा नहीं, मैं कोई और हूँ, ये बन जाएगा डिसोसिएटिव पर्सनैलिटी डिसऑर्डर या मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। आमतौर पर आप कुछ करते हैं, आपको याद रहता है, अभी आपने किसी के साथ बात की, आपने किसी के साथ फाइट किया, आपने किसी के साथ आर्गुमेंट्स किए, आपको ये सारी चीजें याद रहनी रहती है। अगर आप ऑल ऑफ अ सडन के आपने आग लगाई, आप एक मुझे कुछ याद नहीं रहा, आपने किसी को गालियां दी, बहुत बड़ा एक सीन क्रिएट हुआ, आपके के मुझे कुछ भी याद नहीं कि कुछ देर पहले क्या हुआ था, आपकी मेमोरी इंटैक्ट ना रहे, अगेन ये क्या बन जाएगा, डिसोसिएटिव डिसऑर्डर, और इसे हम कहते हैं डिसोसिएटिव एमनीजिया। तो लिहाजा डिसोसिएटिव डिसऑर्डर्स वो सारे कंडीशंस हैं कि जिनमें एक डिसइंटीग्रेशन या डिसोसिएशन होती है या डिसरप्शन होती है बिटवीन एनी ऑफ दीज फोर कंपोनेंट्स ऑफ पर्सनैलिटी। कौन सी कंपोनेंट्स, परसेप्शन, आइडेंटिटी, मेमोरी, कॉन्शियसनेस। लिहाजा हम इसी के मुताबिक क्लासिफाई करते हैं डिसोसिएटिव डिसऑर्डर्स को। एक बार आप इसकी डेफिनेशन आप देख लें। Dissociation is a disruption of the usually integrated functions of consciousness, perception, identity and memory. अगर आपकी आइडेंटिटी बार बार चेंज हो और हर एक का रोल डिफरेंट हो, आपकी जो शख्सियत बदल रही है, ये बन जाएगा डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर या मल्टीपल आइडेंटिटी डिसऑर्डर। बहुत ही सिग्निफिकेंट लाइफ इवेंट्स आप रिकॉल नहीं कर सकें, उनकी मेमोरी इंटैक्ट ना रही, क्या बन जाएगा, डिसोसिएटिव एमनीजिया। इसी तरह से आपकी परसेप्शन एकदम से आप डिफाइन ना कर सके, आपको अपनी बॉडी की परसेप्शन नॉर्मल ना लगे, इन्वायरमेंट की परसेप्शन नॉर्मल ना लगे, ये अगेन बन जाएगा डी पर्सनलाइजेशन या डी रियलाइजेशन डिसऑर्डर। इसे डीएसएम ने इंक्लूड किया है डिसोसिएशन में। या आपकी कॉन्शियसनेस इंटैक्ट ना रहे, ये सारे के सारे डिसोसिएटिव डिसऑर्डर्स हैं। या अगर आपने देखा हो कुछ रिलीजियस फंक्शंस में कुछ वीडियोस है, बहुत ही एम्बैरेसिंग या अम्यूजिंग या फनी वीडियोस, ये बहुत कुछ रिलीजियस लोग जिक्र कर रहे होते हैं और एक उनके सामने उनका मुर्शिद बैठा होता है, जो सामने लोग उनके मुरीद बैठे होते हैं, वो एक ऐसे आलम में बेखुदी में चले जाते हैं कि कुछ उनमें नाचने गाने लगते हैं, कुछ अपने कपड़े फाड़ते हैं, कुछ दीवारों पर पोल पर चढ़ने लगते हैं और अजीब व गरीब हरकतें करते हैं। वो डिसोसिएट हो जाते हैं, उनकी कॉन्शियसनेस नहीं रहती, बाद में उस चीज़ की उन्हें मेमोरी नहीं रहती। इसे हम कहते हैं ट्रांस एंड पोजेशन स्टेट्स, और ये भी डिसोसिएटिव डिसऑर्डर्स में एक टाइप आप पढ़ेंगे। ये जो डिसोसिएटिव डिसऑर्डर्स हैं, ये सडनली भी हो सकते हैं, ग्रेजुअली भी हो सकते हैं, टेम्पररी भी हो सकते हैं, क्रोनिक भी हो सकते हैं, ट्रांजिएंट या क्रोनिक दोनों हो सकते हैं। बट व्हाट इज कंडीशन फॉर देम इज दैट, जो कंडीशन सबसे ज्यादा मस्ट कंडीशन है वो ये है, दे आर ऑल कॉज्ड बाय अ साइकोलॉजिकल स्ट्रेस या साइकोलॉजिकल ट्रॉमा। सी द फर्स्ट डेफिनेशन अगेन। ये जो डायग्राम है ये आपके लिए सबसे ज्यादा अहम है डिसोसिएशन को डिफाइन करने के लिए। आपकी पर्सनैलिटी में ये चार कंपोनेंट्स आपस में इंटीग्रेटेड है, आपकी कॉन्शियसनेस, परसेप्शन, आइडेंटिटी एंड मेमोरी। अगर ये आपस में इंटीग्रेटेड ना रहे, एसोसिएटेड ना रहे, इनमें कोई एक या ज्यादा मल्टीपल कंपोनेंट्स काम ना करें, तो ये बन जाएगा डिसोसिएशन डिसऑर्डर, आप डिसोसिएट कर जाएंगे।
आपके ब्रेन के ये कंपोनेंट्स आपस में डिसोसिएट कर जाएंगे। अब कुछ इंटरेस्टिंग सिनारियोज देखते हैं। पहले आप ये क्लासिफिकेशन जो ICD-10 की ये देख लें। F44 कोड इसके लिए अलॉट हुआ है, डिसोसिएटिव कन्वर्जन डिसऑर्डर्स। हमने ये बात डिस्कस की थी कि DSM-5 में कन्वर्जन डिसऑर्डर अलग से एक कैटेगरी है, अलग से एक टॉपिक है और हमने अलग से पढ़ा भी है, लॉजिकली अलग भी होना चाहिए। ICD-10 में अब कन्वर्जन डिसोसिएशन के साथ हैं। जो डिसोसिएटिव डिसऑर्डर्स हैं उनके टाइप्स आज जो हम पढ़ रहे हैं वो सिर्फ डिसोसिएटिव एमनीजिया है। उसके अलावा डिसोसिएटिव फ्यूग। डिसोसिएटिव फ्यूग देखिए क्या है, पेशेंट माइल्स तक और कई किलोमीटर्स तक वो पैदल गए होते हैं और उन्हें कुछ भी याद नहीं रहता कि वो कहाँ से आए कहाँ जा रहे। सो वॉन्डरिंग अवे फ्रॉम देयर होम प्लेस टू डिस्टेंट डेस्टिनेशन और उसके साथ अवेयरनेस पेशेंट की ना रहे तो ये फ्यूग कहलाती है। और अगर इसका कोई कॉज साइकियाट्रिक ना हो, कोई और कॉज लाइक स्किज़ोफ्रेनिया, सब्सटेंस अब्यूज या कोई न्यूरोलॉजिकल कंडीशन ना हो, मेडिकल कंडीशन ना हो, तब हम इसे लेबल करते हैं डिसोसिएटिव फ्यूग। ये टॉपिक हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसमें कौन सा कंपोनेंट डिसोसिएट हो रहा है, इसमें मोस्टली मेमोरी डिसोसिएट होती है, पेशेंट को याद नहीं रहता। कॉन्शियसनेस डिसोसिएट होती है, आइडेंटिटी पेशेंट की डिसोसिएट हो जाती है। मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर जैसे कहते हैं डिसोसिएटिव पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, इसमें पेशेंट की पर्सनैलिटी बार बार चेंज हो जाती है, एक ही पेशेंट की मल्टीपल पर्सनैलिटीज होती है। इस पर इंटरेस्टिंग मूवीज बनी है और हर पर्सनैलिटी में उसका रोल डिफरेंट होता है। डिसोसिएटिव डिसऑर्डर नॉट अदरवाइज स्पेसिफाइड, अगर कोई ऐसा डिसोसिएटिव डिसऑर्डर हो जो किसी और कैटेगरी में फिट ना हो रहा हो तो हम इसे नॉट अदरवाइज स्पेसिफाइड में रखते हैं। NOS आप हर डिसऑर्डर में याद रखें, जब भी लिखा होगा नॉट अदरवाइज स्पेसिफाइड इसका मतलब ये कि ये वो कैटेगरी है जो कि डेफिनेशन के लिहाज से ये डिसऑर्डर है मगर ये सब टास्क में किसी में भी फिट नहीं हो रहा। डिसोसिएटिव स्ट्यूपर आप पढ़ते हैं, स्ट्यूपर के मल्टीपल टाइप्स ऑक्सफोर्ड में हमने पढ़े हैं, लाइक डिप्रेसिव स्ट्यूपर, मैनिक स्ट्यूपर, कैटाटोनिक स्ट्यूपर एंड डिसोसिएटिव स्ट्यूपर। ट्रांस एंड पोजीशन डिसऑर्डर्स ये भी डिसोसिएटिव डिसऑर्डर्स में टॉपिक है। और लास्ट जेंसर्स सिंड्रोम। देखिए जेंसर्स सिंड्रोम ये है कि इसकी डिटेल्स बाद में पढ़ेंगे, फिर अलग बाद में डिफाइन कर लेता हूँ कि हम जब इस सिंड्रोम में पेशेंट से कोई भी क्वेश्चन करते हैं तो पेशेंट उसका एक अप्रोक्सीमेट आंसर देता है। अप्रोक्सीमेट आंसर का मतलब ये कि उससे क्लोजेस्ट आंसर देता है, एग्जैक्ट आंसर नहीं देता। फॉर एग्जांपल अगर आप पेशेंट से कहें कि व्हाट इज 2 + 2 = 2, पेशेंट में आंसर 2 + 2 = 5 इंस्टेड ऑफ सेइंग 4। हमने ये देखा है कि वार्ड राउंड में पेशेंट से जब पूछते थे कि इस बेड के कितने सपोर्ट्स है, कितने पाव बेड के, आमतौर पर तो 4 सपोर्ट्स होते हैं हर बेड के, हर टेबल के, तो उनका आंसर होता है 5 या 3 का आंसर वो देते हैं। अगर आप उन्हें ग्रीन कलर शो करें कि कौन सा कलर है, वो कहेंगे ग्रे। अगेन अल्फाबेट में क्लोजर आंसर दिया मगर एग्जैक्ट आंसर नहीं दिया। तो अगर पेशेंट किसी भी क्वेश्चन पर एक कंप्रिहेंसिबल क्लोजर आंसर दे और वो एग्जैक्ट आंसर ना हो तो हम इसे अप्रोक्सीमेट आंसर कहते हैं। इस सिंड्रोम को जेंसर्स सिंड्रोम कहते हैं। और इसे मेलिंगरिंग क्यों नहीं कहा, इसे फैक्टिशियस क्यों नहीं कहा, जब आप ये टॉपिक पढ़ेंगे तब आपको ये रीजन भी क्लियर हो जाएगा। तो ये है डिसोसिएटिव डिसऑर्डर्स की लिस्ट, क्योंकि वन बाय वन हम पढ़ेंगे और आज सिर्फ डिसोसिएटिव एमनीजिया हम डिस्कस करेंगे। Dissociative amnesia. What is amnesia? Inability to recall details. कुछ याद ना रहना, ये है amnesia. Dissociative amnesia में पेशेंट को वो इवेंट्स भूल जाते हैं, पेशेंट्स वो इवेंट्स भूल जाते हैं जो कि हम एक्सपेक्ट करते हैं कि उन्हें याद रहना चाहिए। देखिए एक है नॉर्मल फॉरगेटफुलनेस, आपने कहीं पर चाबियां रखी आप भूल गए, ये नॉर्मल फॉरगेटफुलनेस है। इट कैन बी एक्सपेक्टेड टू बी फॉरगॉटन। आपको कोई टास्क दिया, फला पेशेंट के मेडिसिन लिखे, आप लिखना भूल गए, नॉर्मल फॉरगेटफुलनेस है। आप दरवाजा बंद करना भूल गए, नॉर्मल फॉरगेटफुलनेस है।
आप किसी से आपकी मीटिंग है, आप मिलना भूल गए, अगेन इट कैन बी नॉर्मल फॉरगेटफुलनेस। मगर जो मैं आपको इतने सिग्निफिकेंट लाइफ इवेंट्स बता रहा हूँ कि अभी 10 मिनट पहले आपने एक सीन क्रिएट किया, 10 लोगों के सामने आप चीखे चिल्लाए, आप उनसे लड़े, आपने आर्गुमेंट्स किए, और 10 मिनट के बाद बैठने पर आके कि मैंने तो कुछ भी नहीं किया और आपको कुछ भी याद ना रहे, ये डिसोसिएटिव एमनीसिया है। समथिंग that is beyond normal forgetfulness, something, yeah, amnesia that cannot be explained by normal mechanism of forgetfulness. It is dissociative amnesia. पेशेंट ने आग लगाई, उसे कुछ याद नहीं रहा कि उसने क्या किया, और उसके कुछ इंटरेस्टिंग सिनारियो जब हम देखते हैं, this dissociative amnesia, which is an inability to recall important personal memories that is too extensive for normal forgetfulness, it is associated with other dissociative disorders, like mostly dissociative identity disorder के साथ भी dissociative amnesia हो सकता है. It can occur in the course of PTSD या ASD, post traumatic stress disorder में amnesia हो सकता है. Acute stress disorder के साथ भी amnesia हो सकता है. इससे हम dissociative amnesia से differentiate करते हैं. सोमेटाइजेशन डिसऑर्डर में भी एमनीजिया हो सकता है. वो कैसे? अगर आपको याद हो, सोमेटाइजेशन डिसऑर्डर में पेशेंट के मल्टीपल ऑर्गन से रिलेटेड कंप्लेंट्स होते हैं, लाइक जीआई से रिलेटेड कंप्लेंट्स हो सकते हैं, स्किन से रिलेटेड कंप्लेंट्स हो सकते हैं, पेन से रिलेटेड कंप्लेंट्स हो सकते हैं, और एक सीडो न्यूरोलॉजिकल कंप्लेंट हो सकती है जिसमें एमनीजिया भी आ सकता है. तो अगर एमनीजिया के साथ बाकी सिस्टम्स के भी कंप्लेंट्स हैं, फिर हम इसे सोमेटोफॉर्म या सोमेटाइजेशन डिसऑर्डर लेबल कर सकते हैं. इस बात का ख्याल रखते हैं डिसोसिएटिव एमनीजिया को डिफाइन करते वक्त कि एमनीजिया मस्ट नॉट बी कॉज्ड बाय सब्सटेंस अब्यूज. If a person is in intoxicated state, he has taken alcohol or some other abused substance, और उसे चीजें भूल जाए, तो it is not dissociative amnesia. It must not be caused by a medical condition like डिमेंशिया की वजह से एमनीजिया हो, जो कि एक मेडिकल कंडीशन है, या बाकी मेडिकल कंडीशंस लाइक एचआईवी की वजह से, इन्फेक्शंस की वजह से एमनीजिया हो सकता है. अगेन आप इसे डिसोसिएटिव एमनीजिया लेबल नहीं करेंगे. या किसी न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर की वजह से एमनीजिया हो, लाइक सीजर में, एपिलेप्सी के कुछ फॉर्म्स में ऐसा होता है कि पेशेंट कुछ भी याद नहीं रहता. अगेन इट इज नॉट डिसोसिएटिव एमनीजिया देन. So if amnesia is not caused by substance abuse or a medical condition or a neurological disorder, and the cause is mainly psychological, तब आप इसे dissociative amnesia लेबल करते हैं. इसकी प्रीवेलेंस 2 to 6% है स्टडी के मुताबिक. जो मेन कॉज देखा गया, सिंस कॉज इज साइकोलॉजिकल, तो मेनली amnesia arises because of a conflict or because of an extreme stress या stressful event in the psychosocial environment. पेशेंट की सराउंडिंग्स में, पेशेंट के अपने पर्सनल लाइफ में, फैमिली लाइफ में, उसके क्लोज सोशल डोमेन में ऐसा हो सकता है कि बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट हो, स्ट्रेस हो, जिसकी वजह से एमनीजिया प्रोड्यूस हो. ये एक कॉज हो सकता है. या बहुत ही ज़्यादा ट्रॉमेटिक इवेंट हो जिसमें सेक्सुअल और फिजिकल अब्यूज हो सकता है, उसके बाद भी एमनीजिया अगर हो, इट इज डिसोसिएटिव एमनीजिया. या बिकॉज ऑफ बिट्रेयल ऑफ अ पेशेंट, इसे कहते हैं बिट्रेयल ट्रॉमा. If a trusted individual leaves you, abandons you all of a sudden, और वो आपके लिए बहुत ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड हो, हम इसे बिट्रेयल ट्रॉमा कहते हैं, इसकी वजह से भी एमनीजिया हो सकता है.
इसे भी हम डिसोसिएटिव एमनीजिया ही कहते हैं। ये एक पास्ट पेपर्स में सिनारियो दिया है, आप देख ले इसमें क्या डिफरेंशियल डायग्नोसिस बन सकता है, प्रोविजनल डायग्नोसिस। During your rotation in the neurology department, you admitted a 20 years old patient brought by his father on account of episodes of odd behavior and irritability. During the interview, the patient suddenly rises from the seat and threatens you to go away as he has already warned you. He seems to be very fearful and tries to assault one of the patients in the ward. While you are thinking of calling the ward staff for help, he returns to the chair and sits down, having no memory of the event. Later, the neurologist told you that the patient was having a type of epilepsy. The patient chair पर बैठा था, he suddenly stands up, threatens the staff. उन्हें धमकियां देने के बाद वो आराम से बैठ जाता, और बैठने के बाद उसे कुछ भी याद नहीं रहता कि उसने क्या किया। एक तो आप ये एक्सपेक्ट नहीं करते कि विद इन मिनट्स वो ये चीज भूल जाए, और अगर ये भूल रहे तो ये एमनीजिया है। अब आप न्यूरो की ओपीडी में बैठे हैं, न्यूरोलॉजिस्ट आपसे कहता है कि ये एक एपिलेप्सी थी, ये डिसोसिएटिव एमनीजिया नहीं था, इसलिए कि अगर आप इस पेशेंट की ईईजी करते हैं तो उस ईईजी पर एबनॉर्मल फाइंडिंग्स आपको मिलेंगी। तो इसमें डायग्नोसिस क्या है, what should be the cause of this amnesia? In fact, this is patient of complex partial seizures, जिसे हम कहते हैं टेम्पोरल लोब एपिलेप्सी। टेम्पोरल लोब एपिलेप्सी में बिल्कुल इसी तरह के साइकोलॉजिकल और न्यूरोलॉजिकल प्रेजेंटेशंस पेशेंट की बिजार टाइप हो सकती है। इसमें फिट्स, जर्की मूवमेंट्स लाजमी नहीं है, इसमें फिट्स एक बिहेवियरल या बिजार बिहेवियर के फॉर्म में आ सकते हैं। तो इस पेशेंट की डायग्नोसिस एमनीजिया तो है, but that amnesia is not caused by dissociation, it is because of the temporal lobe epilepsy. तो अगर आपको याद हो, अभी ही हमने डिस्कस किया था कि what is the condition to diagnose dissociative amnesia। एक कंडीशन ये थी कि it must not be caused by a substance, it must not be due to a medical condition, and third, it must not be due to a neurological condition। ये कंडीशन थी कि वो किसी न्यूरोलॉजिकल कंडीशन की वजह से ना हो, कि ये तीन कंडीशन हमने डिस्कस की। It must not be caused by substance abuse, a medical condition, and neurological condition. So since in this child the amnesia is caused by epilepsy, it is not dissociative amnesia। अब एक और सिनारियो आप सुने verbally। ये मेरे पास स्क्रीन पे नहीं है, मैं वैसे ही आपको सिनारियो पढ़ के सुनाता हूँ। An 18-year-old man was admitted to psychiatry department with aggressive and violent behavior one day prior to admission. However, he could remember nothing about his behavior or the violent incident. उसे कोई violent incident खुद याद नहीं है। 45 days before hospitalization, he experienced his first dissociative episode. After using a computer for an hour, he suddenly perceived that a photo board was covered with a mass of scribbles that was consisted of abusive language and the names of people whom he hated. 2 weeks later, the patient experienced a second episode. While reading a material arts novel, he noticed that his book was torn. However, he was not able to recall what had happened. The day before admission, after finishing a test at school,
The patient suddenly found himself sitting in a chair in the library on the second floor, about 100 meters away from his classroom on the fourth floor. The librarian, a young woman whom he knew from a book club, was bleeding from her head and was grabbing his collar. The police came to investigate. The patient was very embarrassed because he reportedly could not remember what had happened to him. कि पेशेंट को कुछ भी याद नहीं, इतना याद है कि हॉस्पिटल में एडमिशन से कुछ दिन पहले लाइब्रेरी में वो बैठा था और उसने ये देखा कि लाइब्रेरियन जो कि फीमेल थी, उसकी बॉडी से ब्लड बह रहा था, शी वॉज ब्लीडिंग, और पेशेंट की अपनी किताब पलटी हुई थी और उसने लाइब्रेरियन का कॉलर पकड़ा था, या लोगों ने इसे कॉलर पकड़ा था और लोग जो है इसे फिजिकली रिस्ट्रेन करने की कोशिश कर रहे थे। उससे पहले क्या हुआ था, हाउ डिड लाइब्रेरियन बिगन टू ब्लीड, ये उसे याद नहीं है। अब उसके बाद इन्होंने क्या किया, ऑन एडमिशन टू साइकियाट्रिक यूनिट द पेशेंट वाज डिस्फोरिक एंड फेल्ट, he stated, I cannot remember anything. Although he described ideas of reference and hearing the screams of monsters, his reality testing were within normal range, कोई psychotic phenomena नहीं था. No other specific psychopathologies were found. Laboratory examinations and radiological studies of patients' brain yielded normal results. He denied drinking alcohol or using drugs. तो कोई psychotic phenomena नहीं था, कोई substance abuse case नहीं था. The patient was diagnosed with dissociative amnesia and treated with fluoxetine 20 mg. His emotions and mood stabilized within 5 to 7 hospital days. He attended several sessions of supportive psychotherapy that included reassurance and non-directive approach in order to assist him in integrating his amnestic memory with associated emotions. We also tried to interpret the transference relation. However, he made no specific advances towards recovering his memories and was encountering legal problems for the violent behavior towards the librarian. Therefore, we decided to use a drug-assisted interview to assist in recovering his memories of the dissociative incident. तो देखिए जो इवेंट हुआ कि पेशेंट के हाथों एक लाइब्रेरियन ने मार खाई और यहाँ तक कि उसका खून बहने लगा और पेशेंट को कुछ भी याद नहीं था। तो उसके बाद जब उसे हॉस्पिटल में एडमिट किया गया, हॉस्पिटल एडमिशन के बाद उसका मूड तो स्टेबलाइज हुआ मेडिसिन से, अगेन इवेंट उसे याद नहीं था। अब ऐसे में इन्होंने डिसोसिएटिव एमनीजिया डायग्नोज किया। डिसोसिएटिव एमनीजिया में अगर पेशेंट को फिर भी कुछ याद न रहे तो इसमें एक अप्रोच ये होती है कि कुछ ऐसे मेडिसिन पेशेंट को दिए जाते हैं जिससे उसे चीज़ें रिकॉल होना शुरू हो जाती है। मेडिसिन क्या देते हैं, बारबिचुरेट्स, एमोबार्बिटल देते हैं या बेंजोडाइजेपिन्स देते हैं। और जब ये मेडिसिन देते हैं तो पेशेंट एक ऐसी स्टेट में आ जाते हैं कि उसे सब कुछ रिकॉल होने लगता है। इसे कहते हैं फार्माकोलॉजिकली फैसिलिटेटेड इंटरव्यू या ड्रग फैसिलिटेटेड इंटरव्यू, की जिसमें आप कुछ ऐसी मेडिसिन पेशेंट को देते हैं जिससे उसे चीज़ें रिकॉल होने लगे। और ये डिसोसिएटिव एमनीजिया की ट्रीटमेंट में भी हम पढ़ेंगे। जब पेशेंट को याद आने लगा कि उस इवेंट क्या था तो फिर उसे याद आया कि यस ही यूज्ड टू हेट लाइब्रेरियन और उसने असॉल्ट किया था, उसे मारा था और उसके बाद ही ये सारा इंसिडेंट हुआ। मगर एट द स्पॉट पेशेंट को कुछ भी याद नहीं था जब तक कि उसे ये मेडिसिन नहीं दिए गए। अब इसके डायग्नोसिस और डिटीज देखते हैं। एटियोलॉजी में डिस्कस कर ली थी। कुछ पेशेंट्स नॉन क्लासिकल प्रेजेंटेशन भी के साथ आ सकते हैं आपके पास। लाजमी नहीं कि हर पेशेंट एमनीजिया के साथ प्रेजेंट करे। ऐसा हो सकता है कि पेशेंट डिप्रेशन के साथ प्रेजेंट करे या मूड स्विंग्स के साथ प्रेजेंट करे या सब्सटेंस अब्यूज के साथ प्रेजेंट करे या स्लीप डिस्टर्बेंस के साथ। ये जो सारी कंडीशंस आपके सामने लिखी है ये डिसोसिएटिव एमनीजिया के साथ कोमॉर्बिड भी हो सकते हैं और उसके कॉज एंड इफेक्ट में भी आ सकते हैं।
Patient may present with somatoform symptoms. He may present with anxiety and panic disorders. Patient may present with suicidal or self-mutilating impulse and acts. He may present with eating problems, and patient may present with interpersonal problems. Diagnosis इसे कैसे करते हैं? एक तो inability to recall significant life events, और वो जो amnesia है, inability to recall है, it must be causing distress or impairment in patient's life. Third condition इसे diagnose करने के लिए है कि it must not be due to substance abuse or a medical condition or a neurological condition. And fourth, it must not be due to any psychiatric condition like ASD, acute stress disorder, PTSD, या dissociative personality now. तो diagnose कैसे करते? Patient must have inability to recall extremely significant life events. Second, this amnesia must have caused social impairment, yeah, distress. Third, it must not be due to substance abuse or a medical condition or a neurological condition. Fourth, it must not be due to any psychiatric condition like ASD, PTSD, or dissociative personality disorder. डिसोसिएटिव एमनीजिया के टाइप्स जो कि केपलान में दिए, ऑक्सफोर्ड में 2 टाइप्स दिए, केपलान में ये 4 टाइप्स दिए. लोकलाइज्ड एमनीजिया, अगर पेशेंट को एक सर्कमस्क्राइब्ड पीरियड के लिए, एक खास पीरियड के लिए कुछ भी याद ना रहे, लाइक पेशेंट को 1 जुलाई से 7 जुलाई तक के इवेंट्स सारे भूल चुका है, तो एक स्पेसिफाइड टाइम के लिए एमनीजिया है, इसे हम लोकलाइज्ड एमनीजिया कहते हैं, जहाँ पर टाइम डिफाइंड. इसमें फर्दर एक सब टाइप है, सेकेंड टाइप आप देख ले, सेलेक्टिव एमनीजिया. अगर ऐसा हो कि 1 जुलाई से 7 जुलाई तक पेशेंट को कुछ इवेंट्स याद हो, कुछ इवेंट्स याद ना हो, कुछ याद हो अगेन कुछ याद ना हो, कुछ सेलेक्टिव इवेंट्स विद इन अ स्पेसिफिक टाइम याद ना हो, तो हम इसे सेलेक्टिव एमनीजिया कहते हैं. सारे इवेंट्स याद ना हो उस टाइम के तो लोकलाइज्ड एमनीजिया, और अगर उस टाइम के कुछ याद हो कुछ याद ना हो तो सेलेक्टिव एमनीजिया. नेक्स्ट इज जनरलाइज्ड एमनीजिया. अगर पेशेंट को इंटायर लाइफ के इवेंट्स याद ना हो, इंटायर लाइफ इवेंट्स याद ना रहे, इट इज जनरलाइज्ड एमनीजिया. कंटिन्यूअस एमनीजिया, अगर कुछ रिपीटेड इवेंट्स याद ना हो, पेशेंट को सिर्फ 2-3 रिपीटेड इवेंट्स याद ना हो और आप पीरियड भी डिफाइन ना कर सके, तो ये कंटिन्यूअस एमनीजिया होगा. लाइक पिछले महीने 3-4 इवेंट्स हुए, वो कोई भी इवेंट याद ना हो, तो ये कंटिन्यूअस एमनीजिया होगा. इंटायर लाइफ के इवेंट्स याद ना रहे, जनरलाइज्ड एमनीजिया. एक खास पीरियड की याद ना रहे, लाइक 1 to 7 जुलाई, लोकलाइज्ड एमनीजिया. उस पीरियड के अक्सर इवेंट्स याद हो, कुछ इवेंट्स याद ना हो, सेलेक्टिव एमनीजिया. और लास्ट है सिस्टमेटाइज्ड एमनीजिया. सिस्टमेटाइज्ड एमनीजिया ये है कि खास चीज के मुतालिक एमनीजिया हो, लाइक उसके ऑफिस वर्क की चीजें याद ना हो, बाकी सारी चीजें याद हो, इट इज सिस्टमेटाइज्ड. फैमिली इवेंट्स याद ना हो, बाकी सारे इवेंट्स याद हो, इट इज सिस्टमेटाइज्ड. रूटीन के इवेंट्स याद ना हो, बाकी सारे इवेंट्स याद हो, इट इज सिस्टमेटाइज्ड. जहां पर स्पेसिफिक स्टिमुलस से मुताबिक स्पेसिफिक एरिया से के मुताबिक जो है वो चीजें याद ना रही, है सिस्टमेटाइज्ड एमनीजिया. मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन ऑफ डिसोसिएटिव एमनीजिया. कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हम करते हैं ऐसे पेशेंट्स हैं जिन्हें आप सस्पेक्ट कर रहे हैं डिसोसिएटिव एमनीजिया हो. वो स्पेसिफिक क्वेश्चंस क्या है?
हमारे पास टाइम इस सेशन में सिर्फ 2 मिनट्स हैं, तो मैं सेशन एंड करके दोबारा रिकनेक्ट कर लेता हूँ। फिर आपने वो क्वेश्चंस लाज़मी देखने हैं, उसके बाद हम डीडीज़ डिस्कस करेंगे एंड देन ट्रीटमेंट। और ये क्वेश्चंस बहुत ही अहम है, ऑक्सफोर्ड में ये क्वेश्चंस नहीं दिए गए कि आपने ड्यूरिंग इंटरव्यू क्या पूछना है पेशेंट से, जिससे आप कंफर्म कर सकें कि इस पेशेंट को डिसोसिएटिव एमनेसिया है, डिसोसिएटिव एमनेस्टिक डिसऑर्डर है।